इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक Q3 के अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी इसका स्टॉक प्राइस क्यों गिर रहा है। सो हेलो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे HDFC बैंक की, जो कि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सबसे लार्जेस्ट बैंक है। SBI से भी बड़ा है ये बैंक। एंड इसके स्टॉक प्राइस में पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और अभी इसका कुछ रिजल्ट भी आया है Q3 का, एंड उस रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे। एंड वो रिजल्ट कैसा रहा और इसके टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, अभी हमें इसमें क्या करना चाहिए, मेरी क्या एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अभी मेरा चैनल नया है तो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये ट्रेडिंग व्यू पर मैंने HDFC बैंक का चार्ट पहले से ही ओपन कर रखा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 5 जनवरी 2026 में, जब ट्रम्प टैरिफ का भी कुछ फियर था, उसके बाद से ही हम देख सकते हैं इसमें लगातार गिरावट आना शुरू हो गई HDFC बैंक में। ये इसमें गिरावट आने के 2-3 मेन रीज़न हैं। एक तो ये है कि इस FIIs जो हैं वो लगातार इंडियन इक्विटीज़, इंडियन शेयर्स को सेल कर रही हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि ट्रम्प टैरिफ और जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच में अभी ग्रीनलैंड को लेकर जो वॉर हो सकता है, ईरान वाला मैटर तो सुलझ गया है, अब वहाँ पर वॉर होने की बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन जो ग्रीनलैंड को लेकर क्या पूरे यूरोप और अमेरिका के बीच में वॉर हो सकता है, उसको लेकर जो टेंशन अभी चल रहे हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो उसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। मार्केट में वीकनेस है, जैसा कि मैं अपने पिछले कई वीडियो में जो भी मैंने एनालिसिस की, चाहे मैंने जोमेटो की या उससे पहले टाटा वर्सेस अडानी पावर की, तो वहाँ पर मैंने जो भी एनालिसिस किया मैंने आपको बताया कि अभी मार्केट में नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटीमेंट है और मार्केट अभी वीक है। तो वो इसकी वजह से जब मार्केट वीक होगा तो कोई भी शेयर हो, चाहे वो लार्ज कैप का हो, स्मॉल कैप और मिड कैप हो, वो नीचे आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो अभी अब अगर हम देखें तो एक तो वो है कि मार्केट वीक है, उसकी वजह से ये गिर रहा है। लेकिन अगर हम इसके रिजल्ट्स देखें तो रिजल्ट्स में अगर हम जाते हैं, अगर ये मेरा स्क्रीन पर मैंने HDFC बैंक का चार्ट शायद स्क्रीन खोल रखा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो HDFC बैंक, सबसे पहले हम पीयर्स में चले जाते हैं। पीयर्स से पहले एक बार देख लेते हैं HDFC बैंक का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 928 रुपये है, और जिसका हाई था वो 1020 रुपये है। ठीक है। और 52 वीक हाई है ये। एंड अगर हम पीयर्स में जाएं, पीयर्स में जाकर अगर हम देखें तो HDFC बैंक का PE है 19.16, यानी कि लगभग 19 रुपये। एंड यहाँ पर जो मीडियन PE है वो 15 है। तो HDFC बैंक ठीक है, अच्छा है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, अच्छा PE है इसका। एंड यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में चले जाएं और दिसंबर 2025 के जो अभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं वो देखें, तो यहाँ पर अगर हम देखें दिसंबर 2025 के रिजल्ट को अगर हम कंपेयर करें दिसंबर 2024 से, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिसंबर 2024 में इसकी जो रेवेन्यू यानी कि जो सेल्स हुई थी वो 85,040 करोड़ हुई थी, मतलब 85,040 करोड़ रुपए। और वहीं दिसंबर 2025 में 87,000 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा, यानी ये सेल्स हुई हैं इसमें। और यहाँ पर जो इसका अगर हम यहाँ पर नीचे आएँ और यहाँ पर अगर हम देखें अदर इनकम में, यहाँ पर जो अदर इनकम इनकी हुई है वो लगभग 27,000 करोड़, 127,150 करोड़ हुई थी दिसंबर 2024 में। वहीं दिसंबर 2025 में, यानी कि इस क्वार्टर में, लगभग 40,000 करोड़ हुई है। तो इन सब को इन सब का जो भी कैलकुलेशन है वो करने के बाद यहाँ पर जो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ये जो कॉलम है यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका जो दिसंबर 2024 में था वो लगभग 23,973, हम 24,000 मान सकते हैं, और यहाँ पर लगभग 27,000, टू बी अगर एग्जैक्ट बात करें तो 26,961 करोड़। वहीं प्रॉफिट जो इसका नॉट नेट प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 23% टैक्स इस बार इसने दिया है। पिछले क्वार्टर में, दिसंबर 2024 के क्वार्टर में इसने 24% टैक्स दिया था। तो इसका लगभग जो नेट प्रॉफिट था वो 18,340 करोड़ था, और अभी जो है इसका नेट प्रॉफिट हो गया है वो हो गया है 20,691 करोड़। तो लगभग इसमें
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 10 से 11% की ग्रोथ आई है नेट प्रॉफिट में। तो HDFC बैंक जो कि देश की सबसे बड़ी बैंक है, निफ्टी 50 की कंपनी है, और इसका मार्केट कैप अगर हम देखें तो 14,27,458 है। तो इतने बड़े मार्केट कैप पर अगर ये 10% की ग्रोथ ला पा रही है तो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट है। तो रिजल्ट में इसकी कोई यहाँ पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं दिखती है। यहाँ पर अगर हम EPS देखें तो EPS भी हमारा बड़ा है। जो हमारा दिसंबर 2025 में EPS है वो 12.87 है। वहीं हमारा दिसंबर 2024 में जो EPS था वो 11.54 था। तो यहाँ पर हमारा EPS भी बढ़ा है। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो TTM में जो इसका प्रॉफिट चल रहा है वो अभी का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट चल रहा है 77,430 करोड़। अभी तक का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट चल रहा है। अभी तक के ऑल टाइम हाई सेल्स चल रहे हैं 3,48,212 करोड़। ओके, सो अभी अगर हम इसके टेक्निकल पर आएँ, टेक्निकल पर अगर हम देखते हैं तो इसने अभी बेसिकली क्या किया है, अपना अभी इसका शॉर्ट टर्म में जो इसका सपोर्ट था जो लगभग 950 या फिर 944 का जो ये एक तरह से सपोर्ट, कोई भी एग्जैक्ट प्राइस लेवल नहीं होता है, वो एक जोन होता है। जैसे यहाँ पर देखें तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का एक जोन है, अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल से ड्रॉ कर दूँ, ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बार इसने यहाँ से भी सपोर्ट लिया था। तो ये जो पूरा एक जोन है, एक 950 से 944 के बीच का, ये एक इसका सपोर्ट था काफ़ी अच्छा, जिससे पहले ये यहाँ से गिरा तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया एंड यहाँ से इसने बेस बनाने की कोशिश की, लेकिन रिजेक्शन होने के बाद फिर से ये यहाँ से इसने बाउंस बैक दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरीके से, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है, कि यहाँ पर इसने डबल बॉटम पैटर्न बनाया। डबल बॉटम या फिर डब्लू भी कहते हैं इसे। डबल बॉटम यानी कि दो बार इसने यहाँ पर बॉटम किया, देन एक रैली दी, एक रन अप दिया, है ना, बेस बनाने के बाद यहाँ पर एक रन अप दिया। तो ये इसका एक डबल बॉटम पैटर्न भी था, डब्लू पैटर्न। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ओके, रहने देते हैं। तो फिर इसके बाद ये यहाँ से चला, यहाँ पर इसने अपना जो इसका ऑल टाइम हाई है 1020 इसके लेवल को छुआ, देन दोबारा से ये थोड़ा सा ऑल टाइम हाई पर जाने के बाद रिजेक्ट हुआ, देन दोबारा से इसने ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया, लेकिन ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट नहीं दे पाया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई पर भी इसने एक, कह सकते हैं हम, अगर हम यहाँ से इसको देखें तो ये एक कप, देन ये एक हैंडल बनाया, देन ये दोबारा से एक हैंडल बनाने की कोशिश कर रहा था। तब तक मार्केट में जो सेंटीमेंट बिगड़ा, जो निगेटिविटी आई, उसकी वजह से इसने ये जो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन था अभी के लिए, उसका भी इसने ब्रेकडाउन दे दिया। तो अभी इसमें क्या हो सकता है, अभी इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है, जैसे इसने अपनी 200 EMA को भी तोड़ दिया है, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो मुझे लगता है कि इसमें हो सकता है वो लगभग 900 के लेवल तक ये आ सकता है इजीली, क्योंकि अब ज़्यादा गैप भी नहीं बचा है। दूसरा ये है कि अभी भी मार्केट में निगेटिविटी है और निफ्टी भी अभी थोड़ा सा वीक है, निफ्टी भी अब वहाँ से गिर सकता है। तो निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी की जो कंपनीज हैं जिनमें रिलायंस है, HDFC बैंक है, तो ये भी गिरेगा। तो ये 900 के लेवल पर आता है और वहाँ से बेस बनाता है। जैसे इसने यहाँ पर बेस बनाया, अगर वैसे ही यहाँ पर भी आकर एक बार बाउंस बैक लेकर इसको रीटेस्ट करता है, देन यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, तो हम बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं इसमें ट्रेड लेना। या फिर जैसे ही ये 900 के लेवल पर आता है तो हम यहाँ पर एक छोटा सा टोकन अमाउंट, एक तरह से कहें तो छोटा सा टोकन अमाउंट इसमें डाल सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट में, इसको लगातार रखने के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर हम इसको यहाँ पर ये आता है, या फिर ये हम यहाँ पर भी यहाँ कहीं बीच में इसको ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से देखें 917 के लेवल से भी अगर हम देखें कि हमें कितना इसमें हमें गेन मिल सकता है, अगर हम 917 के लेवल से भी इसको लेते हैं कंफर्मेशन के बाद, तो लगभग हमें 10% का गेन मिल सकता है। वो भी एक ऐसी कंपनी में जो निफ्टी 50 की कंपनी है, बहुत सिक्योर कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ आएगी और यहाँ से ये धड़ाम 50% 60% गिर जाएगी। तो HDFC बैंक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा कैंडिडेट है। ये तो रही इसकी बात। अभी अगर हम इसमें कुछ फैक्टर्स देख लें कि HDFC बैंक का स्टॉक क्यों गिरा है, तो वो चीज़ हमें समझ लेना थोड़ी सी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने जस्ट
थोड़ा सा आपके लिए कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पर समझाने के लिए मैं पहले से ही सर्च करके रख लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहला तो वही है जो मैंने आपको बताया, मार्केट सेंटीमेंट की मार्केट में वीकनेस है, इसकी वजह से यहाँ पर ये लिखा हुआ है ब्रॉडर मार्केट वीकनेस, तो उसका मतलब वही है। दूसरा ये है कि यहाँ पर स्लोअर डिपॉजिट ग्रोथ हुई है, मतलब जो बैंक है, बैंक ने लोन लोन की तो ग्रोथ हुई है, लोन तो उसने ज़्यादातर लोगों को लाइक दिए हैं, 12% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, लेकिन जो पैसा लोगों से आया है डिपॉजिट होने के लिए उसमें ग्रोथ हुई है केवल 11.5% की। सो इन्वेस्टर्स का यही कंसर्न है कि क्या ये आगे चल के सस्टेनेबल रहेगा या नहीं। एंड दूसरा जो मेन कंसर्न मेजर कंसर्न है वो है लोन टू डिपॉजिट रेशियो का। हाँ, तो वो यही रेशियो है जो कि 99% इतना लाइक थर्ड क्वार्टर में बढ़ गया है। वो इसी वजह से बढ़ गया है क्योंकि इसने लोन जो है 12% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ पर दे दिए हैं, और जबकि इसमें जो डिपॉजिट आए हैं वो 11.5% आए हैं। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट को देखते हुए HDFC का जो मैनेजमेंट है, जो लोग इतने सालों से बैंक चला रहे हैं और देश की सबसे बड़ी बैंक है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ लाइक मेजर्स लेंगे और इसको ठीक कर लेंगे, तो उसमें मुझे कोई इशू नहीं दिखता। दूसरा ये है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है बेसिकली यहाँ पर। अगर हम देखें इंस्टीट्यूशनल यानी कि जो FIIs हैं वो तो लगातार इसमें लाइक जो है सेलिंग कर ही रहे हैं इंडियन मार्केट में। एंड यहाँ पर हम देखें इसने एक शॉर्ट टर्म में लगभग ये रैली भी दी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया ये रैली दी इसने, फिर उसके बाद यहाँ से बेस बनाने के बाद ये भी रैली दी, तो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई, और उसके बाद जो नेगेटिव सेंटीमेंट आया है उसने और इसको नीचे लाने का काम किया है। तो बेसिकली ये मेरी एनालिसिस थी पूरी। HDFC बैंक 900 के लेवल से एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। सो ये मेरी एनालिसिस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और ये वीडियो आपके लिए मैंने एजुकेशनल पर्पस से बनाई है। तो अगर आपको मेरी कंटेंट पसंद आ रहा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।